राधे राधे। ब्रज की पहचान श्री यमुना जी। सूर्य की पुत्री शनिदेव और यमराज की बहन श्री यमुना जी। श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी श्री यमुना जी। उन लीलाओं की जिसमें उन्होंने कालिया मर्दन किया तो कभी गोपी मटकी फोड़ के माखन चुराया। यह मथुरा ही वह स्थान है जहां यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया कि जो भी ब्रजमंडल में वास करेगा और तेरा स्मरण करेगा उसे मैं लेने नहीं आऊंगा और वह जीवन मृत्यु के जंजाल से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। मथुरा ही वह स्थान है जहां आज भी गौओं को पूजा जाता है। गौओं का मान बढ़ाने को गोपाष्टमी मनाई जाती है, जहां आज भी अपने बच्चे को मां श्री कृष्ण के नाम से पुकारती है। और यही वह स्थान है जहां जन्म हुआ श्री राधा बिहारी गोस्वामी जी का। मथुरा में ही एक स्थान है गौघाट। गौघाट स्थित घर में एक प्रतिष्ठित वैष्णव कुल में श्री कृष्णचंद जी के यहाँ द्वितीय संतान के रूप में श्री राधा बिहारी गोस्वामी जी का जन्म 16 नवंबर 1945 के दिन हुआ। जन्म कुंडली के आधार पर गोसाई जी का नाम लेखराज रखा गया, किंतु घर के बुजुर्ग बाबा दादी ने इनका नाम अपने आराध्य श्री राधा बिहारी लाल, जो घर में ही एक मंदिर में विराजमान थे, उनके नाम पर राधा बिहारी कर दिया। इनसे बड़ी एक बहन थी माधवी, इनसे छोटी बहन सुषमा और उसके बाद इनके सबसे छोटे भाई श्री यदुनंदन जी का जन्म हुआ। राधे राधे। हमारे यहाँ परिवार में सब एक साथ रहते थे, तो इसलिए हमारा जो एक कार्य था पुश्तैनी, वो कथा वाचन और पंडिताई का कहा जा सकता है। ज्योतिष भी हमारे यहाँ बहुत फली फूली है। हमारे बाबा वगैरह ज्योतिष में अच्छा ज्ञान रखते थे। हमारे पिताजी भी उसी तरह पंडिताई का कार्य करते थे। तो आराम से ये परिवार इसी प्रकार अपना निर्वहन कर रहा था। 60 के बाद अचानक ही हमारे पिताजी की तबीयत कुछ खराब रहने लगी और बहुत जल्दी वो इस संसार से विदा हो गए। जिस समय वो विदा हुए तो हमारे बड़े भाई साहब जी की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। परिवार में और कोई भी ऐसा आमदनी का जरिया नहीं था, इसलिए सारे परिवार की घर की जिम्मेदारी, जिसमें हम 2 भाई बहन उनसे छोटे थे, उनकी, हमारी चाची हमारे साथ थी, उनकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई। लेकिन इन्होंने हिम्मत से काम लिया और ये कहा कि आप सब पढ़ाई और लिखाई करो, घर की चिंता मत करो। इसी कारण इनकी पढ़ाई आगे ज़्यादा उस समय नहीं हो सकी। हमारे पिताजी यहाँ गली में ही 2 जगह भागवत का पाठ किया करते थे। एक हमारे घर के पास था श्री सत्यनारायण मंदिर, और एक लाला केदारनाथ जी की हवेली थी, पीपल वाली बिल्डिंग के नाम से वो प्रसिद्ध है। वहाँ भी हमारे पिताजी पाठ करने जाया करते थे। ये दोनों काम तो भाई साहब जी ने शुरू में ही अपना लिए और ये उन काम को नियमित रूप से करते रहे। हमारे पिताजी स्वामी घाट पे एक राधे श्याम द्विवेदी जी थे, जो जोशी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके यहाँ पिताजी उनके पत्र आदि लिखने जाया करते थे। एक दिन ये भी वहाँ पहुँच गए कि बाबा, आपका जो कोई काम अगर हो तो मुझे बता दो, मैं कर दिया करूँगा। पिताजी आते, उनके पास इसीलिए पत्र भी बहुत आते, नेताओं के आते,
कार्यकर्ताओं के आते, सामाजिक कार्यकर्ताओं के आते, तो ये जोशी बाबा की हवेली पर जाके उनका कार्य करते। किसी के पत्र आए तो उनका जवाब देना, कोई पत्र आया उसे पढ़ के उन्हें सुनाना। वहाँ बड़े बड़े विद्वान आते थे, काफ़ी लोग वहाँ बैठ कर चर्चा करते, तो उन चर्चाओं से इनकी जो रुचि थी वो ब्रज के साहित्य की तरफ और ब्रज की चर्चा और वो सुन सुन के उनकी तरफ इनका रुझान बढ़ता गया। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासे विघ्न अनेक। श्री राधा बिहारी गोस्वामी जी खांटी ब्रिजवासी थे, भगवान को अति प्रिय थे और भगवान को वो प्रिय थे, वो भगवान को प्रिय थे। ब्रजवासी की महिमा भगवान भी गाते गाते नहीं थकते हैं। ऐसे अनुपम संतों में निष्ठा और द्वारकाधीश भगवान में निष्ठा, ब्रजधाम में निष्ठा, वृंदावन में निष्ठा उनके अद्भुत थी। उन्होंने जीवन आकाशवाणी में सेवा किया और उनके मुखारबिंद से ब्रज भाषा को छोड़ करके कोई भाषा हमने नहीं सुना। सुदामा कुटी में पूज्य महाराज के प्रति निष्ठा, कुटी के प्रति अद्भुतपूर्व निष्ठा, समस्त संतों के प्रति उनकी निष्ठा रहती थी। जब भी आते यहाँ पर बोलते हैं महाराज जी मैं अपने घर में आ गया हूँ, मैं अपने आश्रम में आ गया हूँ। ऐसे ब्रज के धरोहर थे। सदियों में ऐसे महापुरुष ब्रज में उनका जन्म होता है। बात 1966 की है। मथुरा में ब्रज की साहित्यिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कला को विकसित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए आकाशवाणी की स्थापना करने का प्रस्ताव आया और उसका कार्य भी तुरंत आरंभ हो गया। गुसाई जी के मामा डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी उस समय आकाशवाणी दिल्ली से जुड़े हुए थे। वो ब्रज भाषा और ब्रज सांस्कृतिक से जुड़े हुए विद्वान व्यक्तियों में उनकी गणना होती थी। पर्यवेक्षक के रूप में वो आकाशवाणी की कार्य प्रगति देखने मथुरा आते रहते। तब गुसाई जी अपने मामा के साथ आकाशवाणी स्थल पर समय व्यतीत करने लगे। 29 जनवरी 1967 को आकाशवाणी मथुरा का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री राज बहादुर जी के कर कमलों द्वारा हुआ। आकाशवाणी को चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ और उद्घोषक दिल्ली से आए, मगर बात थी ब्रज की संस्कृति को संभालने की। इसकी कमी को पूरा किया श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी और श्री राधा बिहारी गोस्वामी जी ने। श्री राधा बिहारी गोस्वामी मेरे परम मित्र थे। हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में उनका स्थान था। स्वभाव से बहुत हंसमुख, हर समय खिलखिलाते रहना। इतना जरूर था कि प्रारंभिक समय में जब वो आकाशवाणी में आए तो मेरा उनका जब परिचय हुआ प्रथम दिन, तो उस समय तक वो एक सीधे साधे युवक थे। बाद में तो वो अच्छे अच्छे विद्वानों, वो इधर से उधर, उधर से इधर, जो कुछ पूछा जा सकता है, मिला जा सकता है, उसकी चर्चा करते थे। एक कार्यक्रम होता था आकाशवाणी पे, ग्राम गोष्ठी, वो किसान भाइयों के लिए था और उसमें दो पात्र मुख्य रूप से थे, भैया जी और गोसाई जी।
कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम आकाशवाणी के कुछ और जो साजिंदे थे, कोई ढोलक वाला था, कोई किसी और वाद्य को बजाता था, तो उनको बिठा लेते थे। किसी को लल्लू सारंगी वादक थे कौशिक जी, वो लल्लू कहलाते थे। एक त्रिभुवन शर्मा थे, वो मास्टर जी थे। तो एक ऐसी चौपाल बन जाती थी कि आपस में हाथ प्रयास भी और परिवार नियोजन की बात भी, भूमि संरक्षण की भी बात भी। हमारे मास्टर जी थे, तो एक दिन चर्चा चल रही थी कि खेतों की मिट्टी की, तो बताया कि साहब वो बहुत उस गांव में गए थे, तो कई लोग कह रहे थे कि हमारे खेत की मिट्टी खराब है, और ये हमारे मास्टर जी है ना, इनकी भी मिट्टी खराब है। खेत से बात आ गई मिट्टी की, और मिट्टी खराब है, तो उसमें हाथ प्रयास हो गया। तो वो बड़ा रोचक वातावरण था। तो गोसाई जी पहले तो बहुत सीधे साधे युवक की तरह थे, लेकिन बाद में वो आकाशवाणी के एक एक कार्यक्रम को समझने लगे। वो बुद्धिमत्ता की बात थी, उनमें संस्कार था बुद्धिमत्ता का, हंसमुख स्वभाव, लोगों से मिलजुल करना, परिचय बढ़ाना। तो हमारे तो परिवार के सदस्य इस रूप में थे कि हमारे घर के रसोई घर में मिर्चें कहाँ रखी हैं और घी कहाँ पर रखा है, ये हमें कभी नहीं पता होता था। गोसाई जी को पता होता था, क्योंकि वो हमारी पत्नी से, भाभी, हाँ भाभी बताओ क्या है, और भाभी आज क्या बना रही हो। तो वो इतने घुल मिल जाते थे परिवार में। और फिर अगर कोई चीज़ कहीं नहीं मिल रही है, भाभी ये आपने वहाँ रखी थी, अब देखो उधर उठा के किसी ने रख दी है, वहाँ रखी है, वहाँ से ले लो। बिल्कुल घर के सदस्य की तरह। और हम भी वहाँ जाते थे उनके घर में, तो उनकी श्रीमती जी बहुत आतिथ्य सत्कार करती थी। तो एक तरह से पारिवारिक वातावरण था। और हम लोगों की यात्राएं भी होती थी। विद्यालय के ज्ञानदीप के टूर जाते थे, तो गोसाई जी हमारे साथ जाते थे। नेपाल भी गए, कुल्लू मनाली भी गए, शिमला भी गए। तो सत्संग हो जाता था, उनसे मन लगा रहता था। ऐसे लोगों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। उनके साथ के जो लोग हैं, मित्र हैं, परिचित हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, तो उनके संस्मरण लिखवा कर पुस्तकाकार रूप में देने चाहिए और डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। आदरणीय राधा बिहारी गोस्वामी जी हमारे बहुत अच्छे साथी थे, सहयोगी थे, और यदि कहें कि एक अच्छे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड थे वो हमारे। और अपने आप में एक बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व एक बहुत आकर्षण था। एक बार जो उनसे मिल लेता था वो उनको भूल नहीं पाता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशेष बात थी। और सहजता ऐसी कि किसी भी बात को कहो, कोई ना तो है ही नहीं, गोसाई जी का होना, हाँ लाला है जाएगा, ये इनकी बड़ी पैठ शब्दावली थी। और अच्छी बात और सबसे खास बात ये थी उनके व्यक्तित्व की, कोई मिलावट और बनावट नहीं थी। वो जो कुछ थे सीधे सपाट थे, जो कुछ थे आपके सामने थे। और अगर एक लाइन में कहें तो ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। आदरणीय राधा बिहारी गोस्वामी जी इस केंद्र के भीष्म पितामह थे। जब से मैं इस केंद्र पर आया, प्रारंभ से ही गोसाई जी की छत्र छाया में मैंने काम किया। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। गोसाई जी के तमाम कार्यक्रम आज भी इस केंद्र से प्रसारित होते हैं, चाहे झलकी हो, नाटक हो, ब्रजभाषा के अनेक कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त परिक्रमा जैसे कार्यक्रमों को भी गोसाई जी ने प्रस्तुत किया। अपने यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर श्री कृष्ण जन्म स्थान से कमेंट्री का भी प्रसारण राधा बिहारी गोस्वामी जी करते रहे। विश्व प्रसिद्ध लठामार होली के प्रसारण में उनकी अहम भूमिका रहती थी। एक कमेंटेटर के रूप में वो कार्य करते थे। गोसाई जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे।
एक लंबे समय तक मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बहुत ही सरल व्यक्ति थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे और सकारात्मक व्यक्तित्व था उनका। अगर कोई भी बात, कोई परेशानी या कोई भी सलाह ली जाती तो हमेशा एक पॉजिटिव वे में वो हमसे उस बात का जिक्र किया करते थे। साथ ही उनका ब्रज की संस्कृति में और यहाँ के जो स्थल है उनकी पौराणिक कथा जो उनके पीछे है उसके बारे में ब्रज का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था और हम उनका उपयोग हमेशा अपने कार्यक्रमों में, चाहे वो कमेंट्री हो या दूसरे तरह के कार्यक्रम हो, ब्रज के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद और आकाशवाणी का किया गया कार्य हमेशा उनके साथ रहेगा। इसी तरह समय व्यतीत हुआ और आकाशवाणी ने भी यहाँ उन्नति की। एक समय ऐसा था, इस आकाशवाणी से राधा बिहारी गोस्वामी का नाम हुआ और समय के साथ ये बदला कि राधा बिहारी गोस्वामी के नाम से आकाशवाणी को लोग जानने लगे। कोई कहता, अच्छा वो गोसाई जी जो कार्यक्रम देते हैं ब्रज कार्यक्रम, अरे हाँ हमने सुना है। जो भी कहता वो कहता, अरे हम तो सुनते ही कुछ यही कार्यक्रम है। एक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम था नवरंग और एक ये ब्रज कार्यक्रम, इसको सुनने वाले बहुत लोग थे। बातें बहुत हैं, कुछ याद रहती हैं और कुछ हम भूल जाते हैं। आकाशवाणी पर जब वो थे उस समय बाल कलाकार के रूप में श्री अरुण गोविल जी आए, जो रामायण में आपने राम के चरित्र में देखे होंगे। एक हमारे ब्रजेंद्र काला हैं, वो भी उसी पीरियड में वहाँ आते थे, जो कि आज फिल्म लाइन में काफी नाम कर चुके हैं। और इसी तरह चला नागर जी, वो भी यहीं मथुरा की ही अनाउंसर रहीं और बाद में एक पटकथा लेखक के रूप में, कहानीकार के रूप में बम्बई में स्थापित हो गए। गोसाई जी से मेरी मुलाकात पहली बार आकाशवाणी मथुरा में हुई, जब मैं नाटक के लिए ऑडिशन देने गई थी। उम्र में वैसे ही मुझसे छोटी थी और बिल्कुल 21-22-23 साल के होंगे, छोटे से थे, लेकिन जो उनका तब से लेकर आखिर तक जो उनका रहन सहन और बोलने का अंदाज कुछ नहीं बदला। इतने बड़े विद्वान थे, ब्रज संस्कृति की इतिहास, ब्रज का इतिहास सब कुछ उनके उंगलियों की पोर पर था, लेकिन बिल्कुल भी घमंड नहीं था। बड़े होते गए हम लोग सब और अपने अपने कामों में आगे बढ़ते रहे। दुनिया बदलती चली गई, लेकिन मेरा राधा बिहारी नहीं बदला है। उसी अंदाज में बात करना, दीदी आप कब वो उड़द की दाल और रोटी खाने कब आओगी, राधा बुला रही है तुमको, राधा कह रही है दीदी को लाओ। संबंध मेरा उनका आखिरी तक, जब तक वो बेचारा कहना पड़ेगा मुझे, अंत तक मेरा उसका संबंध ऐसी बना रहा, स्नेह का। अंतिम मुलाकात भी हुई यमुना मिशन के लिए, वो आए कि दीदी वो कर लो, वो वहाँ आप इंटरव्यू वगैरह कर दो, देख लो। तो मुझे लेकर गए वहाँ से, फिर बोले घर तो बिल्कुल पास ही है, घर चलते हैं। तो घर आई थी मैं, वहाँ सबसे, राधा भाभी से, उन सबसे मिलना हुआ था। लेकिन ये तब ज़रा सा भी नहीं सोचा था कि ये मेरा राधा बिहारी से अंतिम मुलाकात है। सोच के बुरा लगता है, सब छोटे लोग मुझसे, सब छोटे लोग जा रहे हैं। परिवार है राधा बिहारी का, सब उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर वो चले थे। सच्चाई, ईमानदारी, ये सब हमारा स्कूल था। बहुत बहुत प्यार राधा बिहारी, आप जहाँ भी हो, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र काला। आज मैं राधा बिहारी जी गोस्वामी जी की पुण्यतिथि पर
आप सभी को सबसे पहले तो राधे राधे करता हूँ और उन्हें याद करते हुए इतना कहूँगा कि वो ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने मुझे आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में एक छोटे से बाल कलाकार से लेकर के और स्वास्तिक के रंगमंच पर एक पूरी तरह से संपूर्ण कलाकार तो नहीं, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझको एक पनपते हुए देखा है, एक कलाकार के रूप में पनपते हुए देखा है। और मैं और संदीपन उन्हें मामा जी कह के पुकारते थे, क्योंकि वो माँ अचला जी को दीदी दीदी कहा करते थे। और वो जब भी बोलते थे तो प्यार उमड़ता था, आशीर्वाद उमड़ता था। ऐसी वाली शख्सियत थी वो। आदरणीय भाई साहब हर नए काम को करने की इच्छा रखते थे। एक अंदर से उनमें कलाकार तो मौजूद ही था, क्योंकि बचपन से हमारे यहाँ रामलीला का बड़ा महत्व था। हमारे पिताजी रामलीला में तरह तरह के पाठ किया करते। जब ये छोटे थे तो इनसे भी उसमें कई के रामलीला में आप काम करो। तो सबसे पहले इन्होंने हनुमान जी के सुपुत्र मकरध्वज का रोल किया। बाद में बड़े होकर भरत बने, लक्ष्मण बने, और इसी तरह इन्होंने रामलीला के और कई अनेक पात्रों को चरितार्थ किया। और आपको साथ ताज्जुब होगा कि रोहतक में एक रामलीला होती तो वहाँ ये रावण तक का भी पाठ करके आए थे। और इनकी यही कलाकार और जिज्ञासा का इनको लाभ मिला 2022 मार्च के महीने। ये मथुरा में ही थे। हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं श्री राधे श्याम प्रगट जी, उनके सुपुत्र श्री अरविंद बब्बल एक नाटक को तैयार कर रहे थे जो GTV पर प्रसारित होना था। उस नाटक के लिए इन्होंने यतीन्द्र चतुर्वेदी जो मथुरा आकाशवाणी में ही थे उनको बुला रखा था। बाद में चर्चा हुई तो बोले कि साहब उनको बुलाए। वो प्यार से इन्हें चाचा जी कहते थे, तो गोसाई जी को भी आमंत्रण दिया गया। यतीन्द्र जी और उनके कहने को टाल ना सके और उसमें अपने साथ मुंबई जाते समय ये यश को भी ले गए। नमस्कार। गोसाई जी के बारे में कुछ बचपन की स्मृतियाँ थी। मेरे पिताजी के दोस्त थे, हम लोग मथुरा में रहते थे डेम्पियर नगर, लेकिन बहुत सारी बातें मुझे नहीं मालूम थी उनके बारे में। बस इतना जानता था कि पिताजी के मित्र हैं। मैं बहुत छोटा था, उस वक्त 4th या 5th में पढ़ता था। लेकिन उसके बाद अभी कुछ महीनों पहले मेरी एक मुलाकात हुई उनसे। मुलाकात के हम अच्छे खासा 3 दिन हम लोग साथ में रहे। मेरा एक सीरियल ऑन एयर था मिठाई, तो उसमें एक मिठाई प्रतियोगिता थी और जज की भूमिका के लिए मैंने मथुरा के हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी जी, उनसे पूछा कि मैं चाहता हूँ कि कोई ब्रज की विभूति जो है ना ये जज की भूमिका करे इस मिठाई प्रतियोगिता में। तो उन्होंने सबसे पहला नाम मुझे गोसाई जी का सुझाया। तो गोसाई जी आए उस प्रतियोगिता के लिए, उस सीरियल के लिए। और सबसे एक ऐसी बात जो मैं कभी भूल नहीं सकता उनके बारे में, वो ये थी उनका हमेशा खुश रहना। मतलब मुस्कुराने की जगह वो हंसते थे, थोड़ा सा खुश होने की जगह वो बहुत खुश होते थे। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगी। 3 दिन के साथ में जब देखे वो, आज भी मैं उनको याद करता हूँ तो उनका खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके पास जो एक हास्य और व्यंग का एक तरीका था कोई भी बात कहने का, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। और वो पूछते थे लाला यार मैं ऐसे बोल दूँ तो कुछ दिक्कत तो ना है? और मैं बोलता था नहीं बहुत अच्छा है, तो आपने बहुत अच्छा ऐड कर दिया। कुछ उन्होंने दोहे और मुहावरे भी जो मथुरा की तरफ काफ़ी प्रचलित हैं वो ऐड किया उन्होंने। और इतनी जीवंत भूमिका बना दी जज की भूमिका, और इतना आनंद आया उसमें
कि वो सब जो है ना गोसाई जी ने अपना व्यक्तिगत उसमें इनपुट डाला। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, मैं समझता हूँ कि जब से गोसाई जी हमको छोड़ के गए हैं, हम सभी को, ऐसा कौन सा पल है जब हम उनकी याद नहीं करते। जब उनकी मृत्यु हुई, या मैं कहूँ कि मृत्यु का समाचार मुझे मिला, तो उस दिन मैं मिठाई धारावाहिक की शूटिंग में व्यस्त था। मड आइलैंड में होली का सीन दर्शाया जाना था, और एकदम से जब ये समाचार मिला तो मन बहुत दुखी हुआ, मन को बहुत बड़ा आघात लगा। लेकिन होली में तो हंसी खुशी को ही दिखाना होता है, तो वो दिखाते रहे। लेकिन जब जब मैं लौट के सीन पूरा होने के बाद जब लौट के मैं मेकअप रूम में आता था, तो आप विश्वास करिए कि मैं बहुत रोता था। गोसाई जी की बहुत सारी बातें हैं जो याद आती हैं। जब कभी आकाशवाणी मथुरा जाता हूँ या मथुरा जाता हूँ, तो चाहे ड्यूटी रूम हो, स्टूडियोज़ हो, वो पुकार पुकार के कहते हैं कि गोसाई जी यहीं कहीं हैं। जब कभी भी कोई लेख लिखता हूँ उनके बारे में, तो ज़रूर लिखता हूँ कि एक बार ड्यूटी रूम में मुझसे लोग कह रहे थे कि यार तू आलू छोड़ दे, तो डायबिटीज़ है, ये मीठो मत खावे, ये मत करे, ये छोड़, वो छोड़, ये छोड़। तो गोसाई जी ने बड़े मज़ाहिया ढंग से कहा था कि यतीम तू कछु मत छोड़े, तू तो प्राण छोड़ दे, सब चीज़ अपने आप छूट जाएंगी। ये उस समय हंसी मजाक की बातें थी, लेकिन जब वो खुद प्राण छोड़ के चले गए तो अब ये बातें याद आती हैं। हमारी राधा बिहारी गोस्वामी से पहली भेंट हुई आकाशवाणी मथुरा के कवि कंठ से कार्यक्रम में, जब हम श्री कृष्ण इंटर कॉलेज गोकुल में हिंदी और इतिहास के अध्यापक थे, तो वहाँ जाना आना होता था, और हम वहाँ के ड्रामा आर्टिस्ट भी रहे। आकाशवाणी मथुरा जब खुली, धीरे धीरे हम वहाँ आकस्मिक उद्घोषक हो गए, और सौभाग्य से राधा बिहारी जी गोस्वामी का साथ मिला ब्रज कार्यक्रम में। जो ब्रज कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय था, इसके सुनने के लिए चाहे किसान हों, चाहे अध्यापक हों, प्रोफेसर हों, रिक्शा चालक हों, या कोई हो, यानी संपूर्ण ब्रज इस कार्यक्रम को सुनना चाहता था। जब इसकी सिग्नेचर ट्यून अर्थात संकेत धुन बजती थी, तो लोग इसके सुनने के लिए आतुर होकर दौड़ने लगते थे, अरे भाई ब्रज कार्यक्रम आ रहा है। और ये कार्यक्रम शुरू होता था, सब सुने वाले भैया को राम राम। सचमुच राधा बिहारी गोस्वामी की जब याद आती है, तो वो पुराने गीत याद आ जाते हैं। जब मेरे पास टेलीफोन आता था, मैं कहता था, अरे गोसाई जी टेलीफोन बताइए सेवा। बोले, इस गीत को सुनने के लिए कि आवाज़ देकर हमें ना बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। ये सब चीज़ सुनने के लिए मैंने टेलीफोन किया, और कोई भी सलाह हुआ करती थी तो हमसे लिया करते थे। लोग कहते हैं अमावस्या की रात बहुत काली होती है, लेकिन हमारे लिए तो अमावस्या की सुबह कोई चाह काली हो चुकी थी। 1 अप्रैल अमावस्या का ये दिन था, और उस दिन सुबह 6 बजे के लगभग हमारे पास अस्पताल वालों से खबर लगी। हालांकि वहाँ हमारे घर के भी कुछ सदस्य थे कि अब गोस्वामी जी नहीं रहे। 1 वज्रपात सहन करने की ताकत नहीं थी, फिर भी सोचते रहे कि ये हो क्या गया है। जब वो घर आ रहे थे गाड़ी के द्वारा, उस समय से पहले से ही हमारे घर के दरवाजे पर भीड़ लग चुकी थी। जिसको पता लगा वो सब दौड़ते हुए आए कि ऐसा हो कैसे गया। उनकी जो शमशान घाट तक की यात्रा निकली, तो लोग कहते हैं ऐसी यात्रा किसी की नहीं। हर गमगीन, चाहे वो वृद्ध है, जवान है, जो भी था, वो सब गम में डूबे हुए और उस यात्रा में शामिल हुए। महापुरुष कहते हैं, सा जीवती यशो यस्य
कीर्ति यस्य स जीवति। ऐसा कहा जाए कि उनका नाम आज सर्वत्र व्याप्त है तो भी, और यहाँ कहा है कि सागर की स्याही करूं, लेखक सब बन राय, सकल धरा पत्रक करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। जैसे ईश्वर का गुण, भगवान का गुण, गुरु संत की महिमा हम नहीं लिख सकते, ऐसे ही पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज के लिए, गोसाई जी के लिए कुछ भी कह पाना शब्द कम ही पड़ेंगे। उनकी तो भावांजलि में सदैव ब्रज का दिव्य भाव, कहाँ तक उनके गुण कहे जाएं। मैं अपनी एक छोटी सी बाग पुष्पांजलि उनके चरणों में सादर वंदन कर रही हूँ। ताऊ जी का सदैव ही स्नेह मिला है, अपार प्रेम रहा है, आज भी वह हमारे साथ हमारे हृदय में है। कि जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसिवो, अब अखंड ब्रज भाव बसे श्री राधा बिहारी हैं। जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसवो, अब अखंड ब्रज भाव बसे राधा बिहारी है। होगा ना तुम सा कोई ब्रज भाषा प्रेमी ज्ञानी, यमुना भक्त देव करे बिनती तुम्हारी है। मथुरा वासी प्यारे ताऊ जी सो यों कहे लाली, मथुरा वासी प्यारे ताऊ जी सो यों कहे लाली, भक्त द्वारकाधीश के तिहारी बलिहारी है। कीर्ति गूंजे आकाशवाणी में सदा तुम्हारी, कीर्ति गूंजे आकाशवाणी में अमर सदा, गोद में बिठावें तुम्हें बरसाने वाली है। ताऊ जी का मेरे जीवन में बहुत ही विशेष सहयोग रहा। जब कभी भी ऐसा लगा कि ताऊ जी ये दुनिया कैसी है, तो उनसे बड़ी सरलता से एक ही बात कहते थे कि बेटा यहाँ तरह तरह के लोग हैं, सबकी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन जो आपका हृदय कहे, जो सही हो, उसका साथ दो। कहते थे कि यदि मार्ग में बहुत सारे कांटे हों तो हर जगह कारपेट नहीं बिछाया जा सकता, जूते पहन लो और निकल जाओ। ये बात मुझे आज भी याद है। ताऊ जी हम आपको बहुत मिस करते हैं। उनका एक अलग ही व्यवहार था सबके साथ में, जिस तरीके से वो बात करते थे, और लाली काहे रोए, कैसी है, जो इतना प्यार से और जिस तरीके से वो बातें करते थे, ऐसा लगता था कि हमें कोई हमारे घर का सदस्य मिल गया है। और हमेशा उनका यही रहता है घर कब आएगी। जो प्यार कहीं हमें ससुराल में आके हम तलाश करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं, वो प्यार हमेशा उनसे हमें मिलता रहा था। और साथ ही साथ वो मार्गदर्शन भी हमें हमेशा समय समय पर प्रदान करते रहे थे। और गौ घाट पर उनको हर रोज यमुना जी की आरती के लिए हमें देखकर अच्छा लगता था। शाम को यमुनाष्टक का पाठ करना। गोसाई जी वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके जाने के बाद में किसी को भी विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हमारे बीच नहीं है। और वास्तविक बात यह है कि आज भी जब भी हम कहीं भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो आज भी उन्हें मिस करते हैं। और मुझे याद है लास्ट 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर पुलिस लाइन्स में हम दोनों ने साथ साथ उसमें एंकरिंग करी थी, और वो शायद उनकी अंतिम एंकरिंग भी थी। हमारे पिताजी ने हमें हमेशा एक ही बात सिखाया कि हमेशा दूसरों के प्रति और अपने सब जितने भी मिलने वाले हैं उनसे कभी भी मृदु भाषा में बोलें, कभी भी उनसे कड़वा ना बोलें। जब भी उनको बातचीत करें तो ऐसा लगे कि हम उनसे मृदु भाषा में बात कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा एक ही सीख दी कि कभी भी जब भी आपको किसी से बात करनी हो तो हमेशा मृदु भाषा में ही बात करें। उनका एक आज भी वो स्वर है राधे राधे। जो भी कभी भी कोई हमसे बोलता है राधे राधे तो हमको अभी भी पिताजी की यही याद आती है। और हम उनके प्रति आज भी यही नमन करते हैं कि हमारे पिताजी जहाँ भी हैं सकुशल रहें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जीवन यात्रा में न जाने कब जुड़ जाते हैं और अंत तक आपका साथ निभाते हैं। मैं कहूँ अगर कि गोसाई अंकल मेरी जीवन यात्रा में ऐसे ही सहयात्री थे जो न सिर्फ मेरे मेंटोर थे बल्कि उनसे मेरा एक भावनात्मक लगाव था।
पितृतुल्य स्नेह उनसे हमेशा मुझे मिला। बहुत समय उन्होंने मेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मदद की और जब मुझे जन्माष्टमी की पहली कमेंट्री करने के लिए दूरदर्शन ने बुलाया तब भी उन्होंने मुझे बिना किसी हिचक के उन्होंने इतना सारा मैटर दिया। मैं भूल नहीं सकती उनके इस तरह के व्यवहार को, इस तरह के प्रेम और स्नेह को। श्रद्धेय श्री राधा बिहारी गोस्वामी जी यानी कि मेरे ताऊ जी के जीवन यात्रा के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। कार्य बहुत बड़ा था और मेरी वाणी बहुत छोटी। फिर भी ताऊ जी के श्री चरणों को नमन करते हुए प्रयास कर रहा हूं। आदमी चला जाता है मगर उनकी यादें और बातें हमेशा के लिए हमारे दिलों में रह जाती हैं। ताऊ जी चले गए मगर श्री राधा बिहारी गोस्वामी हमारी यादों में, दिल में, दिमाग में है और हमेशा रहेंगे। राधे राधे। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे सब सुनने वाले भैया को राम राम जी, राम राम। चाहे 100 जन्म लेने पड़े, मानव जन्म लेकर अपने कर्तव्य पालन और स्वधर्माचरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की अत्यधिक सावधान होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के उपरांत ही मनुष्य जन्म मिलता है। अतः ये मनुष्य जन्म यूं ही खो देने की वस्तु नहीं है। इसलिए कहा है सत्यम वद धर्मम चर